ऑस्ट्रेलिया आए हुए 20 साल हो गए और आज भी यही चैलेंजेस है। मेरा क्रेडिट स्कोर लो है, स्टूडेंट्स को कोई घर नहीं देते थे रेंट पे, कोई आपके दिमाग में हो जो चैलेंज उसका घर रिपोजेस होने वाला है, एज अ स्टूडेंट आपको नहीं लेना चाहिए वो सब। सबसे इंडिया की तरह तो कलेक्शन नहीं होती होगी। कभी कुछ नहीं आएगा 1 महीना तक 2 महीने तक, और कभी आएगा तो बहुत कुछ आएगा। तो बैंक आपको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता, तो इसलिए ब्रोकर्स के पास लोग जाना प्रीफर करते हैं। डज दैट मीन आप फाइनेंशियल एडवाइसेस भी देते हो? रॉयल कमीशन हुआ था। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल टॉक्स विद रोहित जयचंद। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आलोक शाह फ्रॉम लग्जोर फाइनेंस। आज हम आलोक के साथ डिस्कस करेंगे उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पर चैलेंजेस फेस करने के बाद जॉब सिक्योर करी एंड कैसे उन्होंने लग्जोर फाइनेंस स्टार्ट करा। सो वेदर यू आर अ बिजनेस ओनर और अ फर्स्ट होम बायर और समवन लुकिंग टू गेट अ फाइनेंशियल क्लैरिटी, Alok's insights will leave you informed and inspired. Let's dive in it. वेलकम आलोक भाई, थैंक्स आपने हमारे लिए टाइम निकाला आज। मेरे हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आना था उससे पहले आपने क्या चैलेंजेस फेस करे यहाँ पे आने के लिए, वो जर्नी, और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद बिफोर यू ओपन अ फर्स्ट बिजनेस वहाँ तक की जर्नी शेयर करो। बिल्कुल, थैंक यू हम बुलाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया आए हुए 20 साल हो गए और इंडिया में स्कूलिंग ख़त्म करी थी और स्कूल करके यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान बना। जी। तो इनिशियल चैलेंजेस तो ऑब्वियसली वीज़ा की होती है कि भाई वीज़ा कैसे करना है, कितना फंडिंग दिखाना है। उस टाइम पे भी यही चैलेंजेस थी और आज भी यही चैलेंजेस है। बट कैसे भी करके वो सारे चैलेंजेस ओवरकम करके 2004 में मैं ऑस्ट्रेलिया आया और स्टार्ट करा मेरी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी को। कॉलेज की डिग्री से अकाउंटिंग बैकग्राउंड है मेरा, और अकाउंटिंग की पढ़ाई करते करते फिर मैंने 11 साल एक इन्वेस्टमेंट बैंक में, क्वेरी बैंक है उसमें जॉब भी करी, और वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि कुछ अपना काम करते हैं और इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी कुछ सीखा उस जॉब में से। और ऐसे ही फिर हमने लेग्स और फाइनेंस की शुरुआत करी इन 2020। तो उस टाइम पे अकाउंटिंग डिग्री में आई थिंक पीआर इजी थी। आज के टाइम पे जैसे पॉइंट बेसिस पे हो गया कि यू हैव टू गेट को 80-85 पॉइंट्स चाहिए, तो उस टाइम पे पॉइंट्स का क्या सिस्टम था? मैं जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आया उसके 15 दिन बाद कुछ रूल्स चेंज हुए थे, तो तब भी मेरे साथ आए हुए आधे फ्रेंड्स तो एक सेमेस्टर बाद ही वापस चले गए कि भाई हमारा पीआर नहीं होगा, हमें नहीं रहना इधर। बट मेरा तो पर्पस ही था कि भाई पहले इधर आएंगे, पढ़ेंगे, फिर देखा जाएगा, पीआर होगा तो होगा वरना इंडिया जाएंगे। तो तब मुश्किल तब भी था, बट अकाउंटिंग वाज इन मोस्ट ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट, एमओडीएल लिस्ट जो बोलते थे। तो उसकी वजह से पॉइंट्स मेरे बन जाते थे और आईएलटीएस के भी पॉइंट्स मिले फिर से आईएलटीएस देने के बाद। तो ऐसे पीआर तो तब आज के कंपैरिजन में काफ़ी इजीली हो गई थी उस टाइम में। आज बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट अगर आप सही कोर्स कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम एज सच है नहीं। Okay. तो उस टाइम पे आपको स्टडी यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए आप अकेले थे, विद फैमिली आए तब? मैं एकदम अकेला था, कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई और नहीं था। सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स हम लोग जो स्कूल में साथ में थे, हमने साथ में प्लान बनाया था कि चलो ओके। साथ में पढ़ाई करने जाते हैं। बाकी इधर किसी को नहीं जानते थे। एयरपोर्ट निकलते ही राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, कुछ पता नहीं था। तो एक फ्रेंड सिर्फ 2 महीने पहले, ज़्यादा हमसे 2 महीने पहले आया हुआ था, तो वो हमें रिसीव करने आ गया। जी। तो पहले 2 दिन उसी के घर पे चले गए और फिर आगे हम्म। जर्नी की शुरुआत करी। घर रेंट पे लिया और फिर कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे क्या चैलेंजेस आए आपको, मतलब आने के बाद? आप जैसे बता रहे हो कि घर रेंट पे ले लिया, इजी तो था नहीं उस टाइम पे, नहीं, घर बिल्कुल इतने इजीली नहीं मिलता होता था। बिल्कुल वो चैलेंजेस बहुत थी कि स्टूडेंट्स को कोई घर नहीं देते थे रेंट पे, या फिर आप थोड़ी सी बैलेंस दिखाओ अकाउंट में तब जाके किसी को, लैंडलॉर्ड को भरोसा आता था कि ये बंदा किराया भर पाएगा। तो वो सारी चैलेंजेस तब भी थी, आज भी है। थोड़ी सी चैलेंजेस हमें खाने पीने के साथ भी थी कि भाई उस टाइम पे इतनी इंडियन ग्रोसरीज अवेलेबल नहीं थी।
और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इतना कोई ऑप्शन स्टार्टिंग में मिलता नहीं था। आज बहुत ऑप्शंस है हर चीज़ में, बट 20 साल पहले का थोड़ा पिक्चर अलग था। तो उस हिसाब से आज ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी प्रोग्रेस कर गया, और यहाँ पे आए हुए हमारे लोग भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। इसी इनिशिएट के साथ भाई ये हमने स्टार्ट करा है पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे ऐसे कई लोग हैं जो काफ़ी देर से आ चुके हैं, दे हैव सीन अ सक्सेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, बट ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप इंसाइट्स शेयर करोगे हमारे साथ आज, आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स को या आने वाली नई जनरेशन को हेल्प करेंगी कि स्ट्रगल सब नहीं देखी है, आप अकेले नहीं देखोगे या किसी ने अकेले नहीं देखी है। तो इट्स गोना बी अ पार्ट ऑफ लाइफ कि जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो, चाहे आप कनाडा जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये चैलेंजेस आपको आएंगे और आप आएंगी आएंगी। करोगे। बिल्कुल। एंड आपकी स्टडी फिनिश होने के बाद, जैसे आपने पहले हमें बताया कि आपने मैक्वेरी बैंक में जॉब करी थी, हाँ। सो वो जॉब जब आपने ली आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी, इजीली मिल गई थी या इट वाज अनदर चैलेंज यू हैव वो टू भी फेस? वो भी एक बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि उस टाइम पे जीएफसी हुआ था, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हम बोलते हैं, जब अमेरिकन मार्केट क्रैश हुई थी, लेमन यस। ब्रदर्स का क्रैश हुआ था। तो उस वजह से बैंकिंग वाज हेवीली अफेक्टेड। उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस ही ऐसी थी कि किसी को नए लोगों को हायर ही नहीं करना है। तो उस टाइम पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। बट मैंने स्टार्ट करा था एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट रोल पे, कि जिसमें डे वन पे पता नहीं था कि भाई ये फुल टाइम जॉब होगी नहीं होगी। जी। इनिशियल 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। मेरे साथ जितने लोगों ने स्टार्ट करा था, उसमें से 3 महीने के अंदर मैं अकेला ही बाकी बचा था। बाकी सबको उन्होंने निकाल दिया था काम से। तो फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा, और डिपार्टमेंट्स में मैंने वॉलंटरी काम भी करा थोड़े टाइम के लिए, तो हम्म। उनको भी मेरी सर्विस अच्छी लगी, और मुझे बहुत सीखने को मिला। फिर उन्होंने मुझे फुल टाइम परमानेंट पोजीशन ऑफर करी। जी। तो मैंने स्टार्ट करा था कलेक्शंस बैकग्राउंड से, कलेक्शंस टीम से, जिसमें हम लोग कार लोन के कस्टमर्स को फ़ोन करके कलेक्शन, अगर उनका रीपेमेंट आया नहीं है तो हम कलेक्ट करते थे मनी को। और वहाँ से फिर मैंने पूरा फुल सर्कल करा है, मैक्वायरी के सारे डिविजन्स में काम करा है, जी। क्रेडिट से लेके फाइनेंशियल एनालिसिस। और लास्ट मेरा रोल एज अ सेल्स मैनेजर बीडीएम में था, इन द इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस। तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे, सभी प्रोडक्ट्स के डिवीजन में मैंने काम करा है 11 साल के अंदर। तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। कभी भी उसमें ऐसा रास्ता नहीं था कि भाई चैलेंज नहीं है। हर टीम में, हर काम में चैलेंजेस तो थे ही, बट काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई ऐसा चैलेंज जो अभी तक आपको दिमाग में हो, क्योंकि उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया, वो मैं पूछता हूँ। कोई आपके दिमाग में हो जो चैलेंज, ये सबसे बड़ा चैलेंज था, एंड हाउ यू ओवरकम दैट? ज़्यादातर हमें जो चैलेंजेस आते थे, उसमें जो एक जैसा हमेशा के लिए याद रह जाता है, वो ऐसा है कि आप किसी कस्टमर के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो, उसका घर रिपोजेस होने वाला है, उसको बैंक ने नोटिस दे दी है कि भाई आपको घर खाली करना है, वरना आप किस्त भरो, वरना हम ले लेंगे घर और ऑक्शन पे बेच देंगे। उस टाइम पे जब कस्टमर की सिचुएशन आप समझते हो, और उसको जब एडवाइस भी आप दे सकते हो, लेकिन अगर वही एडवाइस आपने राइट टाइम पे दी होती, तो आज उसकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि उसका घर ऑक्शन में जा रहा है ऐसा। तो वो मोमेंट कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि वो आपको हमेशा याद रहते हैं, जब आपने एक कस्टमर से बात करी और वो कस्टमर भी आपको बोलता है कि काश मुझे ये चीज़ 6 महीने पहले पता होती, तो मैं इस चीज़ को बेटर तरीके से प्लान कर सकता था। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है मार्केट में। और स्पेशली हमारे कम्युनिटी में ऐसा है कि इंडियंस की ये ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं जो इधर है। तो काफ़ी लोगों को बहुत चीज़ें पता नहीं होती, और जब हम एज अ स्टूडेंट आए हुए होते हैं, लोग कहते हैं आप क्रेडिट कार्ड ले लो, आप कार लोन ले लो। बट एज अ स्टूडेंट आपको नहीं लेना चाहिए वो सब, क्योंकि अगर वो सब आपने लिया है तो आपकी क्रेडिट फाइल ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। बाय द टाइम आपका जब होम लोन लेने का बारी आती है, तब आपको पता चलेगा कि भाई मुझे तो कोई होम लोन अच्छी बैंक दे नहीं रही, क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर लो है। तो ये सब जैसे जैसे मुझे पता चलता गया, वैसे मुझे लगा कि नहीं, इस इंडस्ट्री में कुछ काम करा जाए।
जितने भी लोगों को अवेयर कर सके उतना करा जाए, और स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, अगर उनको गाइडेंस वो दे जो मुझे नहीं मिली थी, तो एटलीस्ट उनकी आगे की जर्नी हम सुधार सकते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ऐसा कुछ करा जाए। जब जॉब छोड़ी, आई थिंक इफ आपने 2020 में जॉब छोड़ी है तो आई बिलीव आप मिडल ऑफ फर्स्ट लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन से जस्ट इनिशियली आपने हाँ, जस्ट छोड़ा और स्टार्ट करा। बिल्कुल। वाज अ चैलेंज कि यू आर प्रिपेयर्ड कि हाँ बस अब जॉब छोड़ के मैंने अपना बिजनेस ही करना है? बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं था, बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं अब नहीं करूँगा तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। और उस टाइम पे चैलेंजेस ऐसे थे जो हमने कभी लाइफ में नहीं देखे, कि ये 5 किलोमीटर के रेडियस में रहना है, किसी को मिल नहीं सकते हो। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट लॉकडाउन करा का है, आपको तो उसको प्रमोट करना है, तो आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा लोगों से मिलना है, बट कोई किसी को आप मिल ही नहीं सकते हो। तो वो सबसे बड़ी चैलेंज थी उस टाइम पे। बट मैंने अपने आप को ये बोला कि आई विल गिव माई सेल्फ 12 मंथ्स। अगर 12 महीने में नहीं चला तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, वापस जॉब ढूंढ लेंगे या कुछ और ट्राई करेंगे। बट 12 महीने तो एटलीस्ट मैंने सेट असाइड कर दिए थे कि भाई मेरी $1 की भी इनकम नहीं होगी 12 महीना तक, तो भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ या नहीं। और उस टाइम पे लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन, विक्टोरिया में सबसे ज़्यादा लॉकडाउन थे। तो दैट अग्री। वाज द मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मुझे यही लगा कि अगर ऐसे चैलेंजिंग टाइम में सर्वाइव कर सकता है तो फिर आगे इससे बुरा तो क्या ही पीरियड आएगा। ऊपर वाले की दुआ से कभी ऐसा हुआ नहीं कि भाई चलो बिजनेस छोड़ के वापस जॉब कर लेते हैं। शेयर कर रहे थे अपनी जॉब का, यू स्टार्टेड फ्रॉम कलेक्शंस डिपार्टमेंट, राइट? तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से इंडिया की तरह तो कलेक्शन नहीं होती होगी कि आपको जाना पड़े वहाँ पे जाके उनसे पैसे मांग रहे हो, एंड सारा फोन पे ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सब कुछ फ़ोन पे है। आप और फ़ोन पे भी बहुत पोलाइट तरीके से बात करनी है। इंडिया जैसा है नहीं कि भाई आपने किसी को भेज दिया घर पे और वो आपसे रूडली बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे यही है कि आपको कस्टमर की सिचुएशन समझनी है कि क्यों उसने किस्त नहीं भरी है, और उसको आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से हेल्प कर सकते हो कि भाई उसकी सिचुएशन में क्या चेंजेस आए हैं, और कैसे उसको हेल्प करके सही रास्ते पे ला सकते हो कि ताकि वो किस्त भरे और कार को चलाए रखे और लोन अपना कमिटमेंट मीट करते रहे। तो डिफरेंस है यहाँ में और इंडिया में। बट यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी अच्छी मिल जाती है, कोई भी कंपनी में आप काम करो तो जिसको ट्रेनिंग के बिना वो देते ट्रेनिंग के नहीं बगैर आपको। कुछ नहीं है, तो दैट हेल्प्स यू डेवलप योर सेल्फ इन दैट रोल। तो डू यू एडवाइस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में पहले जाओ, उस इंडस्ट्री में जॉब ज़रूर करो, या यू स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू के भी हाँ, अगर इफ़ यू नो कि आपको पता है उस बिजनेस का, यू कैन ओपन स्ट्रेट अवे मतलब अपना बिजनेस? क्या एडवाइस कर सकते हो यहाँ पे आप? देखो, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि भाई आपको सब कुछ पता है और आपको सीधा बिजनेस ही करना है, यू कैन गो फॉर इट, कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से सही तरीका या अच्छा तरीका ये होगा कि आप 1-2 साल उसी इंडस्ट्री में, चाहे कोई बैंक हो या कोई कंपनी हो या एग्जिस्टिंग जो आदमी है उस तरीके का काम कर रहा हो जो आपको करना है, उसके साथ 1-2 साल आप काम करो, तो आपको इंडस्ट्री का इन एंड आउट पता चल जाएगा। थोड़े रिस्क है जो डे वन पे आपको नहीं पता है वो पता चलेंगे। उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो कि भाई चलो अब मैं जॉब छोड़ के यही काम फुल टाइम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जॉब में तो आपको हर वीक या हर फोर्टनाइट या हर मंथ एक सैलरी आ जाती है। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। कभी कुछ नहीं आएगा 1 महीना तक, 2 महीना तक, और कभी आएगा तो बहुत कुछ आएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क एपेटाइट ले सकते हो, आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है, फैमिली सिचुएशन कैसी है। तो इसलिए सबके ये डिसीजन लेने से पहले सबको अपना ये हेल्थ चेक करना ज़रूरी है कि भाई आर दे एट अ स्टेट वेयर दे कैन टेक दैट रिस्क, या फिर उनको 1-2 साल किसी और के पास ये काम करना है, फिर उनको ये डिसाइड करना है कि ये चीज़ का बिजनेस खोला जाए या नहीं खोला जाए। तो वो किसी भी बिजनेस पे हम अप्लाई कर सकते अप्लाई कर हैं सकते हैं, बिल्कुल। कि ज़रूरी नहीं है आप जैसे फाइनेंशियल हाँ, में थे शुरू से, हाँ, यू स्टार्टेड विद मैक्वेरी बैंक एंड देन नाउ यू ओन लेक्जर फाइनेंस, राइट? आप लोगों को हेल्प करते हो टेलर सॉल्यूशंस के साथ, चाहे उन्होंने घर बाय करना है या एब्सोल्युटली। इक्विपमेंट फाइनेंस है, बिजनेस फाइनेंस है। आप उस पे थोड़ा सा मेरे को इंसाइट दोगे, क्या किस तरह के टेलर सॉल्यूशंस होते हैं तो जो बैंक से सीधा हम नहीं ले सकते? बेसिकली हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है।
जब आप एक बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता जो कि ब्रोकर समझ पाता है, क्योंकि ब्रोकर के पास 60 अदर ऑप्शंस है, मेरे पास 60 लेंडर्स है, बिग स्मॉल प्राइवेट सब कोई। तो हमारा फर्ज ये है और हमारा काम ये होता है कि हम पहले आपकी चैलेंजेस समझ ले, आपकी रिक्वायरमेंट समझ ले एज अ कस्टमर, और फिर हम अपने एक्सपीरियंस से और हमारे सिस्टम से और उनकी हेल्प से हम सॉल्यूशन निकालने की ट्राई करते हैं कि भाई आपको जो काम चाहिए या आपको जितनी फंडिंग चाहिए उसका हम कहाँ से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर आप गूगल में भी देखोगे, इन लास्ट 12 मंथ्स 76% ऑफ द लोन्स डन इन ऑस्ट्रेलिया वर डन थ्रू अ ब्रोकर। तो एक दूसरी चैलेंज बैंकर के पास ये भी आती है कि भाई बैंक तो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 ही ओपन है, आपका काम भी अगर उसी टाइम के दौरान है तो आप बैंक के पास जा नहीं सकते हो। एग्री। तो इसलिए ब्रोकर्स के पास लोग जाना प्रिफर करते हैं ताकि आप सैटरडे संडे में भी मिल सकती हो या लेट इवनिंग भी मिल सकते हो अगर अवेलेबल हो तो हमारा मेन काम है कि पहले हम आपको समझे, आपको मिले एक बार, और आपकी क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हम आपको एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करके दे। और ऐसा नहीं है कि एक बार ये आपका काम करा और फिर हम मिलेंगे नहीं कभी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ हमेशा कि भाई अगर एक कस्टमर ने एक बिजनेस खरीदा है और उसकी फंडिंग मैंने करवाई है, तो मैं उसका ग्रोथ चाहूँगा हमेशा, ताकि अगर वो उसमें ग्रो करेगा तो एक से दूसरा बिजनेस वो ले पाएगा, एक घर से दूसरा घर ले पाएगा, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी। तो सबकी ज़रूरतें चलती ही रहती है, और ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री और यहाँ की इकोनॉमी स्टाइल ऐसी है कि यहाँ लोन के बगैर मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ काम नहीं हो सकता। तो चाहे वो आपको गाड़ी लेनी हो, चाहे आपको क्रेन लेनी हो बिजनेस के लिए, चाहे बिजनेस खुद खरीदना हो आपको किसी से, तो लोन चाहिए ही चाहिए। तो बेटर है कि आप हमारे जैसे एडवाइज़र को आपके साथ रखिए, ताकि हम आपको हर स्टेप पे गाइड कर सकें, हम आपको कोई रिस्क हो उससे अवेयर भी कर सकते हैं इन एडवांस कि भाई आप ये चीज़ कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर यू नो द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। क्योंकि हम काफ़ी कस्टमर्स को हेल्प करते हैं, तो सबके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, सिनारियोज होते हैं, तो हो सकता है कि हमने ऑलरेडी वो रिस्क किसी और के लिए भी देखा हुआ हो और उसका रास्ता भी हमने देख रखा हो ऑलरेडी। तो ये हमारा मेन काम है, हम हर एक कस्टमर के हिसाब से टेलर्ड सॉल्यूशन बना के देते इस हैं। चीज़ पे भाई आप जैसे मेंशन कर रहे थे यू कैन एडवाइस, तो डज दैट मीन आप फाइनेंशियल एडवाइसेस भी देते हो इस बिजनेस के अंडर? सो हमारा काम है फाइनेंशियल एडवाइस रिलेटेड टू लोन्स वो देना। लोन्स के रिलेटेड अगर सिर्फ? आपको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए कि भाई मेरे पास $2 मिलियन है, मुझे इसका क्या करना है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानर को मिलना है। सो दे आर डिफरेंट देन दे यू आर गाइस? डिफरेंट देन फाइनेंस ब्रोकर्स, ओके। और उनकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनका काम अलग है। जब आप फाइनेंशियल प्लानर को बोलोगे कि मुझे लोन कौन सी बैंक से करना चाहिए, तो वो आपको बोलेगा कि वो मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको फाइनेंस ब्रोकर को जाके मिलना होगा। फाइनेंशियल प्लानर का काम अलग है और फाइनेंस ब्रोकर का काम अलग है। ऐसा डिफरेंस यहाँ पे क्यों? क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है भाई, इंडिया में कैसे होता था कि जो बंदा लोन करवा रहा है, पहली चीज़ तो लोन करवाने के लिए ब्रोकर्स बहुत कम थे इंडिया में। हाँ 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 तो अगर कुछ है भी तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं और हाँ, फाइनेंशियल लैंडिंग एंड सारा उसमें डील कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट ने रेगुलराइजेशन रूल्स कर दिया है, और हर एक चीज़ का अलग लाइसेंस है, हर एक चीज़ का आपने कोर्स करा होना चाहिए, ताकि आप कोई गलत एडवाइस किसी को दो नहीं। एंड ऑफ द डे वो कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो यहाँ पे पहले से इन्होंने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। तो इस वजह से क्या है कि हर एक आदमी सब कुछ काम नहीं कर सकता, उसकी जो स्पेशलाइजेशन है एक चीज़ में वही आप कंटिन्यू करो। हाँ, ऐसे बिजनेसेस बहुत है कि जिसके अंदर फाइनेंशियल प्लानर भी जॉब कर रहा होगा और एक फाइनेंस ब्रोकर भी जॉब कर रहा होगा, तो दोनों का काम एक जगह से हो सकता है, ऐसा है। और हमारे टाई अप्स भी होते हैं फाइनेंशियल प्लानर के साथ। अगर आप मुझे बोलते हो कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेना है और मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना है, बट मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि भाई आप इस फाइनेंशियल प्लानर के पास जाओ, आप उनसे मीटिंग करो और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या प्रीमियम बनेगा, ये सब। मैं वो इंश्योरेंस खुद आपको बेच नहीं सकता हूँ, बिकॉज अगेन उसमें लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, राइट। मुझे उसका एजुकेशन लेना है, फिर जाके मैं आपको वो प्रोडक्ट के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। राइट। आपने जब फाइनेंशियल ब्रोकर बने हो, ठीक है, इसकी भी आपने फिर स्टडी करी होगी लाइसेंस लेने के लिए?
बिल्कुल, इसका भी कोर्स है, डिप्लोमा भी है, सर्टिफिकेट 4 भी है, और अगर आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 2 साल की मेंटरशिप भी करनी है। तो सो इट्स अ दैट्स लॉन्ग नेसेसरी। प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ताकि बेसिकली बैंक्स भी ये चाहती है कि जो उनके पार्टनर्स बने, वो ऐसा ही कोई नहीं हो जिसको पता ही नहीं है कि फंडिंग के क्या रूल्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और जो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सके कस्टमर के लिए कि भाई क्या प्रोडक्ट कस्टमर को एग्जैक्टली सूट करेगा। सो इस पे जब आप कह रहे हो कि इज इट प्री मेड प्रोडक्ट्स बैंक्स की तरफ से, कि आप टेलर्ड प्रोडक्ट भी उनके लिए बनवा के दे सकते हो बैंक से, ऐसा कुछ भी होता है? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसे होम लोन है तो वो तो फिक्स प्रोडक्ट्स है, बट कौन सी बैंक में किस तरीके की होम लोन लेनी, कितना लोन का स्प्लिट रखना है, कुछ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, कुछ इंटरेस्ट ओनली है, तो ये सब कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, और हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर कर देते हैं। क्योंकि अगर कस्टमर को आप बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि ये भी ऑप्शन तुम्हारे पास है, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि भाई अच्छा ये भी होता है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट भी होता है, फिक्स रेट्स भी होते हैं, वेरिएबल रेट्स भी होता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें लोगों ने न्यूज़ पे, मीडिया पे, फ्रेंड सर्कल में सुनी हुई होती है, बट जब तक उनका खुद का टर्न नहीं आता पहली लोन लेने का या पहला घर लेने का, तब तक उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं होती। इसलिए हमारा काम है कि हम उनको हर एक चीज़ समझाएं और उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने दे, एज लॉन्ग एज उनको सारी चीज़ें पता है, फिर वो अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसीजन ले। तो उस तरीके से हम हर एक कस्टमर का टेलर्ड सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए सही है वो शायद आपके लिए सही ना भी हो, आपकी वो सिचुएशन के हिसाब डेफिनेटली। से। मैं कभी फिक्स लोन नहीं भी करूँगा, बट आपको फिक्स लोन चाहिए ही चाहिए। तो हर एक का सिचुएशन अलग है, उस हिसाब से हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि मेरे को याद है जब हम घर के प्रोसेस में से निकले थे, तो द ब्रोकर वी यूज्ड, तो ही वाज के अच्छा यार आपको सिर्फ इतने परसेंट देना पड़ेगा। हाँ, आफ्टर दैट लास्ट मिनट पे सर्विसबिलिटी का कोई इशू खड़ा करा कि क्या हुआ, नाउ देन ही स्टार्टेड सेइंग कि यार नहीं, आपको और डालने पड़ेंगे पैसे लास्ट मिनट पे। ऐसा मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इस प्रोसेस में से निकलते होंगे, इस इशू में से निकलते होंगे। सो इज देयर इज समथिंग टू अवॉइड के फर्स्ट होम बायर्स हैं स्पेशली, उनके लिए ऐसा क्या आप एडवाइस कर सकते हो कि वो ये चीज़ें अवॉइड कर सकें, लास्ट मिनट वाले हिकअप्स? उनके लिए बेस्ट चीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप पहले एक ब्रोकर के पास जाओ, मेरे पास आओ या किसी और ब्रोकर के पास जाओ, और पहले अपना फाइनेंशियल चेकअप करवाओ कि भाई आपके करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आपकी इनकम इतनी है, आपके एक्सपेंसेस इतने, आपकी लायबिलिटीज़ इतनी है, उसके हिसाब से आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी बनती है। उसके बाद जाके ही आप प्रॉपर्टी देखना चालू करो, और उसके बाद जाके ही आप ऑफर दो प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपको पसंद आती है। क्योंकि अगर आपने पहले प्रॉपर्टी देख ली और उतने की आपकी लोन ही नहीं हो रही है, तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप रियल एस्टेट एजेंट का टाइम बिगाड़ रहे हो और खुद का भी टाइम बिगाड़ रहे हो। तो इसलिए पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि या तो आप प्री अप्रूवल ले लो, या एटलीस्ट आप वर्कआउट कर लो कि भाई आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से फिर आप आगे बाइंग देखो अपनी कि भाई प्रॉपर्टी क्या लेनी है मेरे को। और ये जो इश्यू आपने बोला कि भाई स्टार्टिंग में आपको बोला ब्रोकर ने कि इतना हो जाएगा और लास्ट में बोला कि नहीं होगा, ये बहुत कॉमन है और ये बहुत केसेस में होता ही होता है। और कभी-कभी प्री अप्रूवल होने के बावजूद भी बैंक बोलती है कि भई नहीं, हमने प्री अप्रूव तो आपको करा था, लेकिन अब जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करके आए हो, हम एक्चुअल असेसमेंट तो तभी करते हैं। इसलिए कभी-कभी प्री अप्रूवल होना भी इट्स नॉट गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि प्री अप्रूवल में इतनी कंडीशंस लिखी हुई होती है कि बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि अगर हमने आपको लोन नहीं देना जानने के बाद कि आप क्या प्रॉपर्टी जी। खरीद रहे हो, तो हम ना भी बोल सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि ऑक्शन पे पहली प्रॉपर्टी ना खरीदो, क्योंकि ऑक्शन में एज इट इज़ कोई कंडीशन नहीं है, आपको घर लेना ही पड़ता है। इसलिए अगर प्राइवेट सेल आप करते हो, लेते हो प्रॉपर्टी विदाउट ऑक्शन, तो उसमें आप सब्जेक्ट टू फाइनेंस कंडीशन लिखवा सकते हो, जिसमें आपको 14 दिन का टाइम मिलता है लोन करवाने के लिए, और अगर 1% आपका लोन नहीं होता, तो आपकी डिपॉजिट प्रोटेक्टेड है और आप उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हो, आपने जो डिपॉजिट दिए उसके पैसे वापस आ जाएंगे। तो वो सबसे सेफ रास्ता है फॉर अ फर्स्ट होम बायर, जिसके पास ना तो अबंडेंट सेविंग्स है, ना तो उनके पास और रास्ता है कि मैं अगर लास्ट मिनट में पैसा कम पड़ गया तो मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। तो उस सिचुएशन में मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी फर्स्ट होम बायर्स को, ब्रोकर से बात करिए पहले, अपना बजट और रेंज जान लीजिए,
और फिर जब भी ऑफर करते हो प्रॉपर्टी के लिए तो एटलीस्ट सब्जेक्ट टू फाइनेंस 14 डेज आप रखिए ही रखिए ऑफर में। दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट के फाइनेंशियल चेक बिफोर यू गो इनटू द मार्केट, बट फाइनेंशियल चेक होने के बाद लेट्स से कि वो गए मार्केट में, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जो इस चीज़ में से निकले थे, उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया विद द क्लॉज के सब्जेक्ट टू फाइनेंस। उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक सनसेट क्लॉज था, तब उनकी कंडीशन ये हुई कि वो ले नहीं पाए, सो जो भी उन्होंने डिपॉजिट दिया था उनका सारा डिपॉजिट ख़राब हो गया। उस पे आपको कुछ आइडिया हो सनसेट क्लॉज क्या है? देखो सनसेट क्लॉज जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है जहाँ पे सिर्फ लैंड होती है, और जनरली वो 36 महीने का पीरियड होता है। तो जैसे आज आपने कोई लैंड बुक करी है 2024 में, और अगर 36 महीने तक वो लैंड डेवलपर ने काम ही नहीं करा और वो कैसे भी करके सेटलमेंट नहीं हो पाया आपका, तो लैंड डेवलपर जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उसी टाइम पे पैसे दे सकता है, बट ही डजंट हैव टू पे यू एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और एनीथिंग। और अगर उस टाइम पे मान लो आज आपने 24 में 4 लाख की लैंड बुक करी और 27 में वही लैंड 6 लाख की हो गई है, तो भी आपका लॉस ही है, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं मिल रहा, आपको जो 4 लाख के हिसाब से आपने डिपॉजिट दी है वही वापस मिलेगी। तो ऐसा बहुत केसेस में होता है, डेवलपर्स ऐसा करते हैं। इसलिए एक और ज़रूरी स्टेप है कि आप अच्छे कन्वेंसर या सॉलिसिटर को इन्वॉल्व रखो फ्रॉम द टाइम आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, ताकि वही आपको हर एक पेज कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ के समझा सके कि भाई इसका क्लॉज का मतलब क्या है। अगर सनसेट क्लॉज है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सॉलिसिटर की फ़र्ज़ है कि वो आपको समझाए कि भाई ये चीज़ भी है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि अगर आपको वो पॉइंट निकलवाना है तो आप साइन करने से पहले नेगोशिएट कर सको वेंडर के साथ, ना कि जी। साइन करने के बाद आपको पता चले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे फाइनेंशियल चेकअप के लिए एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, वैसे इन इन सब चीज़ों की लीगल एडवाइस के लिए एक सॉलिसिटर भी अच्छा होना चाहिए। उस कोविड के टाइम से सारे बाहर आ चुके हैं। अब स्पेशली आफ्टर कोविड आई हैव सीन के बैंक्स ने बहुत से चेंजेस करे हैं इस इंडस्ट्री में। तो उस चेंजेस के साथ आप कैसे कोप अप करते हो एवरी डे पे? डू यू अटेंड सेमिनार्स और व्हाट डू यू डू फॉर दैट टू स्टे अप टू डेटेड? अभी हमारी इंडस्ट्री में क्या हो गया कि कोविड के टाइम तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, 2% पे होम लोन हो रही थी, और जैसे ही हम कोविड से बाहर आए हैं इंटरेस्ट रेट 2% से 6% हो गया ऑन एन एवरेज फॉर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो अराउंड 60 डिफरेंट लेंडर्स है, सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ है। हर हफ्ते हमें 3-4 ईमेल्स आती है कि आज इस बैंक ने ये पॉलिसी बदला दी, इस बैंक ने ये इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, या ये नया प्रोडक्ट लिया है। तो हम बहुत मुश्किल हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कैसे कोलेट करें और मेक श्योर करें कि भाई हम ऑन टॉप ऑफ ईच अदर चेंजेस रहते हैं, क्योंकि कस्टमर जब आता है तब हमें पता होना चाहिए कि भाई अच्छा इसका सिचुएशन के हिसाब से कहाँ पे इसका काम होगा, कहाँ पे इसकी लोन होगी। तो हम ये ट्राई करते हैं कि हम सब कुछ प्रिंट करें या एक हमारा फ़ोल्डर है उसमें हम रखें, ताकि अगर कोई क्लाइंट आता है तो हमारे पास वो डिटेल्स हमारे सामने हो, जी। और हम जो सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स यूज़ करते हैं वो हमेशा अपडेट रहती है। कुछ भी बैंक ने चेंज करा है तो उसका अपडेट विद इन अ मिनट उस पे आ ही जाता है हमारे पास। तो हम जब भी कैलकुलेशन किसी की बोरोइंग कैपेसिटी के लिए करते हैं तो हम पे एक्यूरेट रिजल्ट आता है, ताकि कस्टमर को भी हम एक्यूरेट आंसर दे सके। तो हम बहुत पैसा स्पेंड करते हैं सिस्टम्स को अप टू डेट रखने में, सब्सक्रिप्शंस भी दुनिया भर के लिए रखने पड़ते हैं इस काम को चलाने के लिए। बट वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, बिकॉज वही आपका काम एफिशिएंटली कर करने में पाते आपको हेल्प करता है। और एंड ऑफ द डे अगर कस्टमर को ही हम अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास बिजनेस ही नहीं बचेगा। हैं। व्हेन यू मेंशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होंगे आपके? वो सारे इंडस्ट्री या स्पेसिफिक है और वो सिर्फ ब्रोकर्स के लिए बने हुए होते हैं। ओके। तो नॉर्मल कस्टमर उनका सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकता, और उनको लेने के लिए भी वो लाइसेंस वगैरह मांगता है, तो आपको वैसे मिल नहीं सकता। और हर एक बैंक का अपना पोर्टल भी है, जैसे हमारा एक्रेडिटेशन उस बैंक के साथ होता है, हमारी पार्टनरशिप जैसे होती है उस बैंक के साथ, वैसे हमें उनका भी एक्सेस मिलता है। तो सबका एक्सेस हमें मेंटेन करना है और उसी पे सारी डिटेल्स अपडेट होती रहती है। बैंक के साथ जो एक्रीडेशन आप करते हो, तो
इज इट के सिर्फ आपको अपना लाइसेंस नंबर देना है एंड यू गेट रजिस्टर्ड विद देम, या कोई टेस्ट वगैरह से निकलना पड़ता है? यू हैव टू, मतलब मोस्टली आई हैव सीन कि स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उनके साथ अगर आपने पार्टनरशिप करनी है, यू हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट एंड ऑल दैट। हाँ, ये मेरी नॉलेज है। सही नॉलेज है आपकी, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि आपने सिर्फ एक फॉर्म भरा और लाइसेंस नंबर दे दिया और आपको एक्रेडिटेशन मिल गया। काफ़ी बैंक्स मेक श्योर करती है कि भाई आपका प्रीवियस प्रोफाइल क्या है, आपका रेज्यूमे कैसा है, आप और कौन कौन सी बैंक के साथ डील करते हो, आपका काम कैसा है, आपका कोई कंप्लायंस इश्यू पास में हुआ है या नहीं हुआ। तो दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेक्स बिफोर मेकिंग श्योर कि वो आपको एक्रेडिट करे या नहीं करे। और वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसे कोई ब्रोकर्स चाहिए नहीं जो कुछ गलत काम करे या उनकी सिस्टम का फ़ायदा उठाए। सो दे वांट टू मेक श्योर कि बिफोर दे गेट एनी न्यू ब्रोकर इन द सिस्टम, they are fully verified through their mediums of verification. इज इट दीज मेजरमेंट्स वाज देयर फ्रॉम एजेस कि ये अभी इन्होंने स्टार्ट करे हैं? बैंकिंग वेंट थ्रू अ बिग टर्न अराउंड जब रॉयल कमीशन हुआ था, तब बहुत चीज़ों में चेंजेस आए बैंकिंग के अंदर। बट ये जो मेजर्स थे नए ब्रोकर को एक्रेडिट करने के, वो सालों से है ही, हमेशा से है। बट रॉयल कमीशन आने के बाद बाकी चेंजेस आए बैंकिंग सिस्टम में। एक तो ये सर्विसेबिलिटी का चेंज आया। पहले इतना ट्रिकी नहीं होता था, लोगों ने 10-10 प्रॉपर्टी ले ली है, इनकम उनकी सिमिलर ही इनकम थी। और अब आज ही उस कस्टमर को जब मैं अगर असेस करूंगा तो उसको 10 की नहीं, 4 प्रॉपर्टी की भी लोन नहीं मिल सकती उतनी ही इनकम पे। तो ये सारे चेंजेस रॉयल कमीशन के बाद आए हैं। बैंक स्टार्टेड यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड बफर, कि अगर आज इंटरेस्ट रेट 6% पे है, तो जब बड़ी बैंक आपकी बोरोइंग कैपेसिटी काउंट करती है तो वो आपका एक्चुअल बोरोइंग 9% पे काउंट करती है। 3% का वो बफर लेके चलते हैं, ओके। क्योंकि लोन आपको 30 साल की दे रहा है। तो जो चीज़ हमने विटनेस करी कोविड के बाद कि इंटरेस्ट रेट 2% से 6% हो गया, तो वो फ्यूचर में भी कभी भी हो सकता है। तो इसलिए बैंक बफर लेके चलने लगे कि भाई अगर आप 6% पे $1 मिलियन का लोन अफोर्ड कर सकते हो, तो 9% पे आप 7 लाख का ही लोन अफोर्ड कर सकते हो। तो हम कुछ आपको इस 7 लाख की लोन देंगे। तो अब इसमें रॉयल कमीशन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोविड के दौरान ही आया था। उससे उस पहले उससे 17-18 में में सारा बैठे थे। रॉयल कमीशन हुआ। और उसके बाद ये चेंजेस आए। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज ये था कि रेम्यूनरेशन जो ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलती है जी। बैंक से, तो रॉयल कमीशन से पहले सभी बैंक्स अलग अलग रकम देती थी ब्रोकर्स को। जी। रॉयल कमीशन के बाद उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया कि चाहे आप किसी भी बैंक में लोन करवाओ, आपको एक फिक्स सेट ऑफ फीस मिलेगी, ताकि ब्रोकर कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे, ना कि खुद के बेस्ट इंटरेस्ट में। तो ये सबसे ओके। बड़ा फाइंडिंग था रॉयल कमीशन का, कि इसलिए कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई नहीं, ब्रोकर के पास जाऊंगा तो वो गलत प्रोडक्ट नहीं देगा, ये सोच के कि भाई इस बैंक के पास मैं कस्टमर भेजूंगा तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमीशन मिलेंगे। मिलेगा। सो इसलिए रॉयल कमीशन के बाद जो कस्टमर का एंगेजमेंट भी था ब्रोकर्स के साथ, जी। वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 70% लोन्स थी, इस साल 76% लोन्स है, और ये ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जाएगा। सो वो भी एक डिफरेंस, चलो डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन का इशू हो गया, वो सॉल्व बिल्कुल, हुआ लोगों का। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, एज यू मेंशन अर्लियर, कि टाइमिंग्स का सबसे बड़ा इशू है। सो उसमें आपको चैलेंजेस फिर आते हैं कि आपको आफ्टर आवर्स काम करना पड़ेगा इस हाँ, इंडस्ट्री में। इफ़ यू आर इन दिस इंडस्ट्री यू हैव टू वर्क आफ्टर आवर्स, वीकेंड्स पे भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल। ये देखो, सर्विस इंडस्ट्री है, फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है, अगर आप अपने कस्टमर की अवेलेबिलिटी के अराउंड वर्क अराउंड नहीं कर सकते हो, तो आपके पास कम कस्टमर्स आएंगे। आपके पास लोग क्यों आएंगे, वरना वो खुद बैंक के पास जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी अवेलेबल व्हेन योर कस्टमर इज अवेलेबल। ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या कैसे बिजनेस चलाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं तो हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मेरे कस्टमर के लिए अवेलेबल रहूँ। और कस्टमर भी वो एक रिस्पेक्ट करते हैं आपके टाइम की। उनको भी पता है कि भाई शाम को आपको भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो नहीं फ़ोन करेंगे आपको। या वीकेंड पे आपको भी कहीं जाना है, बट अगर हाँ बहुत ज़रूरी है, ऑक्शन ये उनको अटेंड करने जाना है सैटरडे को, तो हम
कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए अलग से टाइम निकाल लें, ताकि वो जब ऑक्शन में जाए तब वो भी कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, अपना काम होगा जी, ही होगा। क्योंकि ये मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा भाई कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस को लेके बहुत डिस्कशंस चल रही हैं आजकल हाँ, कि वीकेंड्स पे काम मत करो, क्योंकि लोग काफ़ी कर रहे हैं। डेफिनेटली एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई डू अंडरस्टैंड कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है वर्कर्स को। बिल्कुल, बिल्कुल। कुड बी दैट्स द रीज़न। आपका क्या इनटेक है इस पे? व्हाट डू यू थिंक कि इज इट जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं? देखो, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफ़िस खोल के बैठना है वीकेंड को। अगर कोई अपॉइंटमेंट है, एक आध कस्टमर आ रहा है मिलने, तो आप बैठो, वो ठीक है। अगर आपको पहले से ही पता है, ऐसा तो हमारा काम है नहीं कि जैसे आप सुपरमार्केट गए हो और आपने ये कीचेन देखा और आपको मन हो गया कि नहीं, ये मुझे लेना है। घर ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप देखने गए, हम्म। मन हो गया और आपको लेना है। तो इसलिए ज़्यादातर हमारी अपॉइंटमेंट्स फिक्स होती है, और अगर कस्टमर को टाइम ही नहीं है मंडे टू फ्राइडे में, हम ट्राई करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे में ही मिले, बट अगर उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि सैटरडे को मिलना है, तो हम अवेलेबल रहते हैं। बट ये मेरे बिजनेस के लिए ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बिजनेस को सैटरडे संडे अवेलेबल रहना चाहिए। और कस्टमर्स भी रियलिस्टिक है। कोविड के बाद सबने टीम्स और जूम यूज़ करना सीख लिया है। तो ड्यूरिंग द वीक भी अगर कस्टमर दूर रहता है और उसको ऑफिस तक नहीं आना है, तो हम टीम्स पे मीटिंग कर लेते हैं या जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है हमारे बिजनेस में, बट हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें उनको अवेलेबल रहना ही पड़ता है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स है। उनका काम ही सैटरडे को होता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे में लोगों के पास टाइम नहीं है ओपन टाइम हाउस में नहीं। जाना या ऑक्शन में जाना। तो उस इंडस्ट्री में डेफिनेटली अफेक्ट करता है कि अगर आप सैटरडे काम नहीं करोगे, तो आप रियल एस्टेट एजेंट बन ही नहीं बन सकते। ही नहीं सकते, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो तो उस हाँ, इंडस्ट्री की। हाँ। कोविड ने डेफिनेटली ये तो चलो हेल्प करी है सबको कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना सिखा दिया है। जो बंदे नहीं भी चाह रहे थे यूज़ करना, उनको कह लो मजबूर ही कर दिया है। विद दैट आपका मैंने देखा भाई पेजेस आपके फेसबुक पे भी हो आप, विच इज़ आई थिंक प्रीटी मच हर बिजनेस के लिए आजकल नेसेसरी है। यूट्यूब पे ज़रूरी है, यस। ऑलमोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म से पे हो आप, तो वो आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या क्या यूज़फुल इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो? इसमें मुझे तो ये लगता है, मेरा नज़रिया ये है कि सोशल प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। मैं ट्रगनीना में एक ऑफिस लेके बैठा हूँ। हर एक कस्टमर, अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया वाइड सर्व करना है, तो वो सब लोग तो मेरे ऑफिस आ नहीं सकते, और सब लोग वहाँ की एडवर्टाइजिंग देख नहीं सकते। सो बेटर है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम एडवर्टाइज करें, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस भी आप रख सकते हो, ताकि उसमें आप क्विक टिप्स और ट्रिक्स दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को। और वो देख के भी मुझे काफ़ी ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि किसी ने मेरी वीडियो देखी है या किसी ने मेरी पोस्ट देखी है। वो मेरा कस्टमर आज नहीं है, बट उन्होंने कॉल करके मेरे से 10 मिनट बात ही कर ली, कुछ उनका क्वेश्चन था वो पूछ ही लिया। तो वैसे ही नया कस्टमर भी जनरेट होता है बिजनेस के लिए, और कस्टमर को भी ये लगता है कि मैं एक ऐसे बंदे के पास जाऊं जो एक्सेसिबल है। जब मुझे हेल्प चाहिए या जब मुझे कुछ क्वेश्चन है, तो मैं उसको फ़ोन मिला के बात कर सकता हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट बहुत है कि आज के मार्केट में अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स की मदद लेनी ही पड़ेगी। आपको एक प्रेजेंस होनी भी ज़रूरी है, ताकि जो आदमी आपको जानता नहीं है, वो भी आपको अच्छे तरीके से जान सके। आई वुड इवन सजेस्ट कि हर छोटे से छोटा बिजनेस, अगर आप नहीं हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने बिजनेस का प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाओ। बिल्कुल। तो दैट विल हेल्प यू रीच मोर कस्टमर्स। चाहे वो आज नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे इन प्लेटफॉर्म्स में, दे विल हेल्प यू। तो भाई इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली हेल्प यू ब्रिंग द बिजनेस एंड लोगों के साथ यूजफुल इंसाइट शेयर करने में। तो इसके बाद जो आप, अब आपको ऑलमोस्ट भाई 4 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। आप डिफरेंट तरह के लोगों को सर्व करा होगा, डिफरेंट तरह के चैलेंजेस लोगों के आते होंगे। मेमोरेबल चैलेंज हो जो आपके दिमाग में कि यार ये कस्टमर एक वाकई चैलेंजिंग कस्टमर है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कोई ऐसा चैलेंज जो आप शेयर कर सको हमारे साथ? ऐसे हमारे सब कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, मैं किसी का नहीं, नाम नहीं डेफिनेटली हाँ, लूँगा। नाम। बट मैं आपको एक राइट। सिचुएशन बताता हूँ जो जो अब तक मुझे चैलेंजिंग लगी थी, और कस्टमर्स, आपके दर्शकों को भी पता चले कि कभी-कभी
साइमल्टेनियस सेटलमेंट क्या चीज़ होती है। तो मेरे एक क्लाइंट थे जो एक प्रॉपर्टी नई खरीद रहे थे और करंट अपनी एक और प्रॉपर्टी से इक्विटी निकाल रहे थे, और उसी दिन पे दोनों प्रॉपर्टी का सेम डे सेटलमेंट था। तो सेम डे सेटलमेंट में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, क्योंकि जो वेंडर का सॉलिसिटर है उसने अगर ठीक से काम नहीं करा है तो वेंडर की बैंक रेडी नहीं होती है सेटलमेंट करने के लिए। और अगर हमारी बैंक तैयार है बट हम सेटल कर नहीं सकते उस ट्रांजैक्शन को, सो कभी कभी ऐसी चैलेंजेस आती है, तो हम उस केस में एज क्लोज एज पॉसिबल कांटेक्ट में रहने की ट्राई करते हैं टू मेक श्योर कि ऐसी सिचुएशन ना आए। बट ऐसा एक सिचुएशन रिसेंटली हुई थी कि कस्टमर रेडी है, बैंक रेडी है सेटल करने के लिए, बट जो बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी बैंक रेडी नहीं है सेटल करने के लिए। तो 2 हफ्ते का डिले हो गया, ऑब्वियसली फाइन्स लगे, पेनल्टीज लगी, बट वो सब वकील ने दूसरे वकील के साथ कम्युनिकेट करा और सब करा। बट जो हमारा क्लाइंट था उसकी प्लानिंग एकदम चेंज हो गई, बिकॉज उसको जो चाबी आज मिलनी थी वो 2 हफ्ते बाद मिलने वाली है। तो देर वर कॉन्सिक्वेंसेस, और हमारे कस्टमर का कोई फॉल्ट नहीं था, बट बिकॉज जो वेंडर था उसके ब्रोकर ने टाइम से फॉर्म नहीं भरा, पेपर वर्क नहीं करा बैंक के साथ, ओके। तो उनकी बैंक ही तैयार नहीं हुई। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कस्टमर को पता नहीं है, अगर आप इन्फॉर्म नहीं रखते हो, तो कस्टमर को ये लगता है कि क्या हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। तो इस चीज़ में जैसे आपने मेंशन करा कॉन्सिक्वेंसेस एंड फाइन्स वगैरह थे, तो ऐसी सिचुएशन में फाइन्स किसको जाएँगे? जिसकी गलती है तो वेंडर की गलती थी इस केस में। सो तो वेंडर वेंडर को हैड टू गए। पे रिमूव लिस्ट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, वो सब वेंडर ने भरा। सो इसलिए जो पहले मेरा पॉइंट था कि अच्छा कन्वेंसर और अच्छा सॉलिसिटर होना बहुत ज़रूरी है, जी। बिकॉज हम नहीं चाहते कि सभी कस्टमर्स के साथ ऐसा हो, बट जब ऐसा होता है तब आपका सॉलिसिटर कितना पावरफुल है वो इफेक्ट में आता है। तो कभी कभी एक जनरल हमारी टेंडेंसी है कि भाई हम जब भी कन्वेंसर या सॉलिसिटर ढूंढते तो हम ट्राई करते हैं सबको फीस पूछ लेते हैं कि भाई आप कितना 1000 लेते हो, कोई बोलेगा मैं 1100 लेता हूँ। तो कभी एक ह्यूमन नेचर ही है कि भाई हम सबसे सस्ते वाले के पास जाएंगे। बट मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शन है कि कभी आप सबसे सस्ते वाला सॉलिसिटर या कन्वेंसर यूज ना करो, आप अच्छा वाला यूज करो, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशंस में वो ही काम आएगा आपको। तो इसमें जैसे आपने कहा कि जो कस्टमर था उसकी 2 हफ्ते की प्लानिंग, मतलब 2 हफ्ते पीछे पड़ गई प्लानिंग, हाँ हाँ। एंड दे गॉट दैट की आफ्टर 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते वो फिर उनको रहने की प्रॉब्लम आई तो या वो क्या? 2 हफ्ते का रेंट भी वेंडर ने पे करा। वेंडर एंड अप पेइंग फॉर दैट, हाँ, व्हिच इज गुड। ऐसा करना ही पड़ता है क्योंकि वरना इधर तो सब रिमूव लिस्ट भी बुक्ड होते हैं, अगर वो कहीं पे रेंट पे रह रहा है वो भी घर खाली करना है टाइम पे। डेफिनेटली हाँ जी, वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, स्पेशली जब आप एक घर से दूसरे घर में मूव करने का पूरा प्लान कर चुके एग्जैक्टली हो एंड यू गेट स्टक इन द मिडल। क्योंकि आई रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड, ही फेस्ड सिमिलर चैलेंज। तो रियल एस्टेट वालों का ही फॉल्ट था, बट मेरे को आउटकम नहीं पता हाउ दे एंड अप सॉल्विंग दिस। तो इस पे आपने एक चीज़ और मेंशन करी भाई आपने, कि अच्छा लॉयर करो या सॉलिसिटर करो। तो यूजुअली आई एग्री विद यू, यही मेंटालिटी होती है कि यार अच्छा ये सस्ते वाला है, इसको उठा लो। बिकॉज मेरे हिसाब से स्पेशली दूसरी कंट्री में आके जब आप सेटल होते हो, मोस्टली पीपल डोंट नो हाउ टू चूज द राइट हाँ सॉलिसिटर और राइट कन्वेंसर व्हेन दे आर बाइंग देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी। बिल्कुल। क्योंकि जब हम भी निकले थे फर्स्ट प्रॉपर्टी चैलेंज में से, हमने अपनी तरफ से अपनी आर&डी पूरी करी, बट स्टिल मेरे हिसाब से आप कुछ ना कुछ मिस कर देते हो। तो ये मतलब कैसे हम चूज कर सकते हैं, ईदर इट्स अ सॉलिसिटर और कन्वेंसर? इज देयर अ पर्टिकुलर वे यू कैन चूज द राइट वन कि सो नहीं? मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप सॉलिसिटर के पास जाओ। कन्वेंसिंग ऐसा काम है कि एक कन्वेंसर भी कर सकता है और एक सॉलिसिटर भी कर सकता है। अगेन वो पर्सनल चॉइस पे आ जाता है आपको किसके साथ जाना है, बट मैं यहाँ किसी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं मेरे पर्सनल बात करूँ तो मैं हमेशा कोई भी लॉयर या सॉलिसिटर के पास जाता हूँ जब मुझे कुछ प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करना है। इन जनरल अगर हमें फाइंड आउट करना है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछो, किसी से रेफरेंस लो कि भाई आपने कोई लीगल काम करवाया है इस सॉलिसिटर के पास या लॉयर के पास। जी। और बाकी आप गूगल रिव्यूज देख सकते हो, तो वैसे भी पता चल सकता है कि भाई ये रिस्पॉन्सिव है, कैसा है काम में,
जो भी फर्म है आपको उसका आइडिया मिल जाएगा इंटरनेट से। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई हम जिसको यूज़ कर चुके हैं, जो प्रूवन और टेस्टेड है, उसी को बार बार यूज़ करें जब तक हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। रेफरेंस आई थिंक वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, हाँ बट वही चीज़ है कि जिसके पास नहीं कोई रेफरेंस है या जिनके सर्कल में किसी ने नहीं उस चीज़ पे करा है काम, सो बेस्ट इज टू गो विद गूगल, गट आई वुड से, और गूगल रिव्यूज बिल्कुल इज द बिल्कुल। फर्स्ट थिंग टू चूज फ्रॉम। तो भाई मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के टाइम में यू नो एवरी स्पेशली कोविड के बाद हर कोई चैलेंज फेस कर रहा है, स्पेशली जब से ये इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं। I have seen so many businesses are going down because of interest hikes, क्योंकि लोग सेल परचेज ज़्यादा कर नहीं रहे हैं। यस। इस चीज़ पे आप कोई इंसाइट शेयर कर सको एज अ इंडिविजुअल या फिर बिजनेस, व्हाट दे कैन डू टू ग्रो, या उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, हाउ दे कैन अप्रोच टू एनी बैंक और यू गाइस, के कैसे आप वो कैसे ग्रो कर सकते हैं इस चीज़ पे। देखो, सबसे पहली बात, अगर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है इन एनी वे और आपके पास अभी करंट लोन है और आप उसकी किस्त मीट नहीं कर पा रहे हो, तो फर्स्ट फ़ोन कॉल होना चाहिए आपके ब्रोकर को और बैंक को, जिसके पास भी आपका लोन है। आपकी सिचुएशन समझाओ, पूछो ब्रोकर को कि भाई क्या रास्ता है, मैं कहीं और, अगर अभी आप 7.5% इंटरेस्ट भर रहे हो तो आपके सिचुएशन के हिसाब से कोई और बैंक है जो आपको 6.5% में या 7% में भी लोन देगा नहीं देगा। तो वो आप हमेशा ब्रोकर को इन्फॉर्म्ड रखो, अप टू डेट रखो, ताकि वो आपके लिए चीज़ें फाइंड करते रहे। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपकी फ़र्ज़ बनती है कि आप अपने बैंक को फ़ोन करो कि भाई अब मेरी जॉब चली गई है या मेरे पास अननेसेसरी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो गया है जिसकी वजह से मैं इस महीने की किस्त नहीं भर सकता हूँ। तो आप उनको फ़ोन करो और इन्फॉर्म करो, ताकि वो आपको सॉल्यूशन देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बट अगर आप उस चीज़ को छुपाओगे और बैंक को नहीं बताओगे या ब्रोकर को नहीं बताओगे, तो कोई आपकी हेल्प कर नहीं सकता। इसलिए प्रोएक्टिव रहो, ना कि रिएक्टिव रहो। आप बताओ, बात करो और रास्ता ढूँढो। दूसरी बात रही ग्रोथ की। अभी जिस हिसाब से मार्केट है फ़िलहाल कि लोगों को इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे रीपेमेंट्स अफ़ोर्ड नहीं हो रही। तो जब अगर अफ़ोर्डेबिलिटी का इश्यू है तो मैं उन कस्टमर्स को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप और बोरो करिए। क्योंकि अगर जो है उसी का लोन रीपेमेंट में अफ़ोर्डेबिलिटी का इश्यू आ रहा है, तो और लोन में अगर उनको दिलाऊँगा तो वो कैसे रीपे करेंगे? इसलिए जब भी आप कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने की ट्राई करो या देखो, तो बैक ऑफ द माइंड आपको ये तो देखना ही है कि भाई इसकी किस्त ये 30 साल तक मैं भर पाऊंगा या नहीं। मेरे फ्रेंड ने 3 प्रॉपर्टी ले ली इसलिए मैं 4 प्रॉपर्टी लूं, वो रियलिस्टिक व्यू नहीं है। मेरे 10-15 साल में मैंने ये सेम चीज़ देखी है भाई, कि स्पेशली कई लोगों में ये चीज़ बहुत होती है कि मेरे फ्रेंड ने ले लिया तो मैंने हाँ इससे बड़ा लेना है। हाँ बस। तो उस चीज़ में दे एंड अप गेटिंग बोरोइंग मोर देन हाँ देयर कैपेसिटी, समहाउ जैसे भी उनको मिल जाता है, बट दे एंड अप स्ट्रगलिंग रीपेमेंटिंग। तो उसका आई थिंक एज यू मेंशन अर्लियर क्रेडिट स्कोर्स पे भी इशू आता है। क्रेडिट स्कोर पे इश्यू आता है, हर चीज़ में इश्यू है। तो और मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे कि जो उनकी ओवर स्ट्रेच इश्यू हो जाती है कैपेसिटी की, कि भाई उनकी एक्चुअल पोजीशन 3 घर की किस्त भरने की थी, बट कैसे भी करके मार मरोड़ के उन्होंने 4 घर की लोन ले ली है। दैट स्ट्रेस स्टार्ट्स क्रिएटिंग पर्सनल लाइफ इश्यूज एज वेल। ये भी मैंने देखा है कि भाई लोग अपनी पर्सनल जिंदगी में भी इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, कि दे एंड अप गोइंग सेपरेट वेज। उनके घर बिक जाते हैं, एंड में वो प्रॉपर्टी बेचनी है तो फिर क्यों खरीदो उसको पहले ही। व्हिच इज़ फेयर इनफ। तो तो जो एक पुरानी कहावत है हाँ कि जी। भाई चद्दर उतनी ही फैलाओ जितने आपके पैर है, वो ही इस टाइम पे लोगों को समझना चाहिए। ज़्यादा ओवर स्ट्रेच करके एज अ ब्रोकर मुझे तो आपका लोन करवाऊंगा तो मुझे तो कमीशन मिलेगा, लेकिन मेरी हमेशा से मेरे क्लाइंट्स को ये एडवाइस रहती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक लोन दे रही है इतने का तो आप उठा ही लो इतने का। आपको कितने की ज़रूरत है उतना ही आप लो, ताकि आप हमेशा अपना सिचुएशन, आपको मेरे से ज़्यादा आपको खुद को पता है आपकी सिचुएशन। तो इस चीज़ पे आप क्या एडवाइस कर सकते हो कि जो लोग इन चीज़ों में फंसते हैं और जो प्लान कर रहे हैं कुछ, हाँ कैसे वो साउंड डिसीजंस ले सकें अपने फाइनेंशियल्स के लिए, इफ़ दे आर थिंकिंग कि अच्छा यार ब्रोकर के पास जाएंगे, क्योंकि आई थिंक बहुत से लोगों में ये भी मिथ है जो आपने थोड़ी सी पहले भी क्लियर कर दी है वैसे,
कि ब्रोकर के पास जाएंगे, यार वो पैसे हमसे लेगा। हाँ क्योंकि ये मेरी भी थी बिफोर आई बॉट माई फर्स्ट हाउस। तब समझ में आया कि यार ब्रोकर हमारे से कुछ नहीं ले रहा है, बैंक इज पेइंग देम देयर फीस, क्योंकि बैंक का हैसल बहुत बच रहा है, क्योंकि बिल्कुल। ब्रोकर सारा टेक केयर कर रहा है उस सारे हैसल की। देखो, ग्रोथ के लिए और ऑप्शंस के लिए ब्रोकर के पास जाना ज़रूरी है। उसके बाद जो एडवाइस ब्रोकर दे वो समझना और इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि भाई उनको तो सुनना नहीं है, उनको चौथी प्रॉपर्टी लेनी ही लेनी है, जबकि बोरोइंग नहीं हो रही, कैसे भी करके लेनी ही लेनी है। तो उस केस में हम हेल्प नहीं कर सकते। तो मैं तो कस्टमर्स को यही समझाता हूँ कि भाई आप अपना डिसीजन लो, उससे पहले किसी भी ब्रोकर से मिलो, आप देख लो। और घर में भी 2 दिन बात करो, आप आपके पार्टनर से बात करो, वाइफ से बात करो कि भाई ये और आप लोन एक ले रहे हो, इज दिस गोइंग टू बी ओके फॉर योर मंथली बजट्स, फॉर योर वीकली बजट्स, कि भाई इतनी इनकम आपकी आ रही है, इतने खर्चे आपके हैं, उस हिसाब से अगर आप और एक लोन लेते हो तो आप इतना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो। अगर अगर तो उसका जवाब हाँ है, तभी जाके आप आगे बढ़ो, कि ऐसे ही नहीं कि लोन हो रही है तो ले लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। और रही बात ब्रोकर्स और फीस की, तो रॉयल कमीशन में एक और चीज़ बाहर आई थी। और काफ़ी केसेस में क्या होता है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स काम पे काम करते हैं, जैसे मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो डेवलपर्स है, कि वो एक साथ 20 टाउन हाउस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम फंडिंग उनमें हेल्प करते हैं। तो उसमें हम कस्टमर्स को भी फीस चार्ज करते हैं अप फ्रंट। हम रॉयल कमीशन ने ये बोला है कि ब्रोकर अपने टाइम के लिए कस्टमर को भी चार्ज कर सकता है। हम नहीं करना चाहते तो हम नहीं करेंगे, बट हम करना चाहे तो लीगली हम अलाउड है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब, हम फीस चार्ज कर सकते हैं क्लाइंट को। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जनरली जो हम लोग ने इंडस्ट्री में देखा है कि जो होम लोन्स होती है उसमें कोई इतना फीस वगैरह चार्ज नहीं करता, और अगर करते भी है तो डिपेंडिंग ऑन द केस, केस बाय केस सिचुएशन है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई आज मैंने आपसे लोन करवा लिया, कल मुझे 2 पैसे सस्ता कहीं और से रेट मिला तो वो कहीं और से करवा लेंगे, तो जो हमारी कमीशन बैंक ने हमें दी है वो तो बैंक वापस ले लेगा। ओके, ऐसा भी इसमें आई वुड से जो आप कह रहे क्लॉज हो है। मेरे को जो समझ आ रहा है। सो लेट्स से आई बॉट अ प्रॉपर्टी थ्रू यू, हाँ। ठीक है, तो मेरे को उस लोन में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टिकना पड़ेगा, मे बी आई एम नॉट श्योर व्हाट्स दैट, यू कैन टेल अस। तो उसमें टिकना पड़ेगा, अगर उस टर्म के लिए नहीं टिक रहे, यू हैव टू पे इट बैक टू द बैंक। सभी बैंक्स का अलग अलग पीरियड है, बट अगर आप रहते हो एक बैंक के साथ, दूसरे बैंक में जाने का मतलब तभी है कि अगर आपको एक्चुअल सेविंग हो रही है। होम लोन की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि एक बैंक ने आपको 6.29 दिया जिसके साथ आप ऑलरेडी हो, और दूसरी बैंक आपको 6.19 रेट ऑफर कर रही है तो वो आपके लिए बेस्ट ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब आप स्विच करने की, रीफाइनेंस करने की कैलकुलेशन करते हो तो समटाइम्स 10-20 बेसिस पॉइंट्स के लिए वर्थ नहीं है रीफाइनेंस करना, क्योंकि रीफाइनेंस में और भी खर्चे हैं जो कि कस्टमर्स अपफ्रंट गिनते नहीं है। तो आपको लगेगा कि भाई नहीं, 6.29 से 6.19 तो सस्ता ही है, तो मैं क्यों ना 19 वाले बैंक के पास चला जाऊँ। लेकिन जब आप बाकी फीस वगैरह आप ऐड करोगे और 19 वाला बैंक जो है 6.19 ऑफर कर रहा है, वो भी कुछ और एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, तो वो भी जब तक आपको पता नहीं है तो आप एक्चुअल कंपैरिजन कर नहीं पाओगे। जो कि आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, आई हैव वर्कड विद वन ऑफ द ब्रोकर्स, मतलब रीफाइनेंस के लिए हाँ पहले, हाँ। ठीक है, हमने बैंक मूव करा था, तो आई वाज नॉट अवेयर उस फीस का। मेरे को पता लगा जब सारी सेटलमेंट हुई, एंड $3,000 आई थिंक एक्स्ट्रा, 3-3,500 एक्स्ट्रा खर्चा लग फीस गया, हाँ खर्चा लग हाँ गया। हाँ हाँ। दे एंड अप पेइंग, उसने मेरे को इतना बताया कि जी 2,000 कैशबैक आएगा, हाँ। बट स्टिल 2,000 कैशबैक आने के बाद भी वी एंड अप पेइंग ओवर। $1,500, हाँ। वो लोन में ऐड हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर तो वो फ़ायदा भी नहीं हुआ हाँ, इतना आपको, और नुकसान ही ओवरऑल। और कैशबैक ऐसी चीज़ थी पिछले साल तक कि एनकरेज कर रही थी इस बिहेवियर को कस्टमर को, कि आज मैंने एक बैंक से कैशबैक ले लिया, 6 महीने बाद मैंने फिर से रीफाइनेंस करवाया, दूसरी बैंक से कैशबैक ले लिया। अब वो बंद हो गया है, अभी कैशबैक चल ही नहीं रहा है। एक आध बैंक कर रहा है, बट जो बैंक देगा आपको कैशबैक वो इंटरेस्ट रेट हायर देगा। तो बात उधर ही आ जाती है जब आप सेम। पूरा पिक्चर कंपेयर करते हो, और इसीलिए ब्रोकर के पास जाना ज़रूरी है। क्योंकि आप एक बैंक के पास जाओगे, वो बैंक के पास तो उसी का प्रोडक्ट है, उसके पास और बैंक का प्रोडक्ट ही नहीं है। आपके हिसाब से जैसे ये फाइनेंशियल सेक्टर में
आफ्टर कोविड बम्प आया था स्पेशली इंटरेस्ट रेट में, बहुत से बिजनेस सफ़र कर रहे हैं उससे, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। हैव सीन अ ग्रेट डिक्लाइन के जो लोग एज यू मेंशन 4-4 5-5 घर 10-10 घर भी ले रहे थे, दे हैव स्टार्टेड सेलिंग इट। अब जैसे इस कोविड से बाहर आए भी हमें ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो गया, तो डू यू थिंक के रेट्स डाउन आएंगे या क्या? व्हाट डू यू सी इन नेक्स्ट 5-10 years के इस इंडस्ट्री में क्या दिख रहा है आपको? देखो, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो ऑलरेडी बहुत कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट कम होना चालू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक हुआ नहीं है। इस हफ्ते ही, मतलब कोशिश है रिजर्व बैंक की। रिपोर्ट्स जैसे आ रहे हैं रिटेल स्पेंड के, सीपीआई इंडेक्स के, तो उस हिसाब से हमें लग रहा है, जो हमारा रीड है, कि अराउंड मई 2025 हमें पहला रेट कट ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। कितना होगा रिजर्व बैंक को ही पता है। 20 पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट्स, कुछ भी हो सकता है। बट उससे पहले हमें नहीं लगता कि रेट रिडक्शन आएगा। और यही बात जब इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रहे थे तब भी ऑस्ट्रेलिया वाज लास्ट। बाकी कंट्रीज में बहुत पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुए थे, तो हमने लास्ट में बढ़ाए थे, इसलिए कम होने के टाइम भी हम लास्ट में है। बट ज़रूरी है कि एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए अराउंड 5.5-6% जितना इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू रहे। आज हम जो सिचुएशन में है वो इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2% तक चले गए थे। अगर वो 2% तक नहीं गए होते तो आज जो हम स्ट्रगल देख रहे हैं वो नहीं देखते। तो इसलिए एक जनरल फ्यूचर के लिए भी मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप ये नहीं सोच के बैठो कि कब मेरा 2% का होम लोन का रेट फिर से आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इस लाइफ टाइम में आए भी। जो नया न्यू नॉर्मल है वो यही है। 5, 5.5-6% इंटरेस्ट रेट रहेगा ही। तो आप अपनी गिनती, अपना बजट उस हिसाब से ही बनाइए कि भाई मैं और प्रॉपर्टी लूँ या नहीं लूँ, ताकि आपको बाद में स्ट्रगल ना करना पड़े। नीचे ज़्यादा आ गया, दैट्स योर बोनस, यू कीप इट बस, सेट बिल्कुल। असाइड, फ्यूचर के लिए सेविंग्स करो। फ्यूचर की बात जब भाई करें हम, वी हैव डिस्कस योर जर्नी के जब आपने ये बिजनेस में आए, कोविड से बाहर आए, हमें साल से ऊपर हो गया। व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स या कोई और इनिशिएट जो आप ले रहे हो टू ग्रो योर बिजनेस? अभी फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मोर एंड मोर कस्टमर्स को हम सर्व कर सके। अभी डेडिकेटेड हमारा ऑफिस मेलबर्न में ही है, बट इन फ्यूचर प्लानिंग है कि हम एक सिडनी में भी ऑफिस खोलें। और वहाँ के काफ़ी कस्टमर्स ऑलरेडी हम मेलबर्न ऑफिस से सर्व करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम प्लान है कि भाई हम शायद सिडनी में भी एक ऑफिस खोले और वहाँ के कस्टमर्स को जो सर्विस हम यहाँ बैठ के दे रहे हैं वो मोर क्लोजली बैठ के दे। इस काम में ये है कि हाँ, रोज़ अलग अलग टाइप की चैलेंजेस है, तो हम वो चाहते हैं कि भाई हम हमारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें कस्टमर्स को। और कभी कभी कस्टमर्स को हमारे एक्सपीरियंसेस में से भी आइडिया मिल सकता है कि भाई ये बिजनेस कर सकते हैं, इसकी फंडिंग हो सकती है, वो उनको पता ही नहीं है। तो हम काफ़ी अलग अलग तरीके के एसेट्स की फंडिंग करते हैं। तो वो हमारा फ्यूचर है कि हमें उसको और प्रमोट करना है। कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गाड़ी और ट्रक की लोन्स ही हो सकती है। आपको अगर $1 million का सर्वर डालना है आपके फैक्ट्री में, तो वो सर्वर की भी लोन हो सकती है। उसके लिए आपको खुद का कैश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को हम ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं कि वी आर नॉट जस्ट ट्रेडिशनल ब्रोकर्स who will fund your traditional assets like home, bricks and mortar और cars. We are out there. हम और भी बहुत चीज़ें फंड कर सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसी को ग्रो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बाय स्लोली। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, माइट भी थोड़ा सा वियर्ड होगा। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं होते हाँ। तो दूसरा कौन सा करियर आप सोचते हो आप जाते? दूसरा मेरा, अगर मैं ये काम नहीं कर रहा होता तो मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता। मेरे फादर का बिजनेस कंस्ट्रक्शन है, वो डेवलपर है बैक इन इंडिया। तो थोड़ा सा पैशन मुझे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए भी है। तो अगर ये काम नहीं कर रहा होता तो शायद कोई घर या बिल्डिंग ही बना रहे होते। डज दैट मीन हम फ्यूचर में आपको देख सकते हैं उस प्रोफेशन में या उस इंडस्ट्री में? यू नेवर नो, क्या होगा आगे वो तो चलो, टाइम ही दिखाएगा। होप फॉर द बेस्ट। फिर तो कोई ऐसा आपके दिमाग में फाइनेंशियल मिथ हो जो लोगों के दिमाग में है बट दैट्स नॉट ट्रू, हाँ। जो आप बता सको एक ऑडियंस को? सबसे बड़ा अभी के सिचुएशन और अभी के मार्केट में मिथ है
जो मुझे ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 बार कस्टमर्स को समझाना पड़ता है। कस्टमर मुझे बोलता है कि मैंने 1 मिलियन का घर 2020 में लिया था, जिसकी आज वैल्यू 2 मिलियन है, और मेरी लोन तो सिर्फ 7 लाख की बाकी है उसके अगेंस्ट। तो अब मेरे पास तो 1.3 मिलियन इक्विटी है, तो मुझे वो इक्विटी उठानी है, और उससे फिर मुझे और कुछ करना है, बिजनेस जी लेना है या घर खरीदना है, कुछ भी। तो जब उसको हम बाकी क्वेश्चंस पूछते कि आपकी इनकम कितनी है, एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उनको ये लगता है कि ये सब क्यों पूछ रहे हो, इक्विटी इनफ है बैंक के लिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका घर 2 मिलियन का हो गया तो बैंक 2 मिलियन के सामने आपको 1.6 मिलियन का लोन दे ही दे। बैंक ये देखता है कि आपके पास चाहे कितनी मर्जी भी इक्विटी हो, अगर आपके पास बोरोइंग कैपेसिटी नहीं है, अगर किस्त भरने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो आपको $1 भी ज़्यादा नहीं देंगे करंट लोन से। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग समझते हैं ऐसे कि मेरा घर इतना बढ़ गया तो मैं वो पैसा उठा सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप पैसा उठा सकते हो। जिनके दिमाग में ये मिथ है सो इक्विटी वो नहीं है कि जो आपको किसी भी टाइम मिल सकती है बिल्कुल। सो इट्स डिपेंडिंग स्टिल डिपेंड्स अपॉन योर बोरोइंग कैपेसिटी आपकी फैमिली इनकम क्या है आपके एक्सपेंसेस क्या हैं विच आई थिंक लीड्स टू द एडवाइस कि अगर आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप अपने खर्चे भी कंट्रोल करो कि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी बची रहे एंड आप अपनी इक्विटी को यूज़ कर सको अपनी ग्रोथ के लिए बिजनेस ग्रोथ के लिए एंड फ्यूचर में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट एंड हम दोबारा से इनको लाएंगे एंड विल डिस्कस विद देम फर्दर मोर डिपेंड्स अपॉन क्या क्वेश्चंस ऑडियंस पूछती है सो इसके साथ ही हम आज का ये एपिसोड यहाँ पे रैप करते हैं थैंक यू टू आलोक शाह फॉर शेयरिंग a great insights with us. Thank you, Alok bhai. थैंक यू रोहित फॉर हैविंग मी। और आपके दर्शकों को कोई भी क्वेश्चन होगा, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। हैप्पी टू बी बैक अगेन, एंड थैंक यू अगेन फॉर टुडे। That's it for today's episode of Real Talks with Rohit Jachand. Big thanks to Alok Shah for sharing his expertise and stories behind the Luxor Finance. Be sure to check Luxor Finance. Links are in show notes. If you enjoyed this conversation, please do like, subscribe, and share. And join us for more real stories next time. Until then, keep it real.